Hello everyone. So in the last class we were discussing about the cell cycle and the cell division, and we have completed that chapter. So today in this class we are going to discuss the question and the answers that are given at the back of this chapter in your NCERT book. Okay, we'll start with question number 1. That is, what is the average span of a cell cycle of a mammalian cell? ठीक है, मैमल का जो सेल होता है उसकी सेल साइकिल का एवरेज स्पैन क्या होता है. ठीक है, तो वो हम जब चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, वी डिस्कस्ड अबाउट दिस के जो अपन एक यूकैरियोटिक सेल को एक नॉर्मल अपन क्या करते हैं, ह्यूमन जो सेल है हमारा उसको अपन क्या कर रहे हैं कि एक प्रोटोटाइप लेके चल रहे हैं कि भाई अपन ने उस पर स्टडी करी है. ठीक है, तो उस मैमेलियन सेल का अपन ने ह्यूमन सेल का क्या पढ़ा था कि 24 आवर्स जो होता है वो क्या होता है, इसका एवरेज स्पैन होता है सेल साइकिल का. ओके, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा कि एक मैमेलियन सेल का जो एवरेज सेल साइकिल का स्पैन होता है इट इज़ ऑफ 24 आवर्स. ठीक है, जो एक मैमेलियन सेल है वो अपनी सारी जो सेल की डिवीजन की सारी भी जो इवेंट्स है इट कंप्लीट्स दैट विद इन दी 24 आवर्स. ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज what is the difference or differentiate between the cytokinesis and the karyokinesis. Okay, so I've already told you guys about this, that the karyokinesis, karyon means nucleus and kinesis means division. Okay, and in cytokinesis, the cyto means cell and kinesis means division. ठीक है, तो karyokinesis means that it is the division of the nucleus that is accompanied by or that is followed by the segregation of the chromosomes into the daughter nuclei or daughter cells. Okay, and cytokinesis is the division of the cell. तो दिस इज द डिफरेंस, और आई वुड से कि यही जो होता है वो क्या होता है, इनका मेन डिफ्रेंसिएशन का पॉइंट होता है. ठीक है, कि कैरियोकाइनेसिस इज द न्यूक्लियस का डिवीजन एंड द साइटोकाइनेसिस इज द सेल डिवीजन. ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द इंटरफेस. ओके, अब ये हमको कह रहा है कि इंटरफेस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, वी आर सपोज टू मेंशन देम. ओके, तो इंटरफेस फर्स्ट ऑफ ऑल इज द रेस्टिंग फेज ऑफ द सेल. ओके, बिफोर स्टार्टिंग एनी आंसर यू ऑलवेज हैव टू, अगर इसने हमसे पूछा है कि क्या इवेंट्स उसमें हो रहे हैं, तो वी आर जस्ट नॉट सपोज टू जंप ऑन दैट डायरेक्टली कि ये इवेंट्स होते हैं. आपको हमेशा एक आंसर को एक बहुत तरीके से लिखना चाहिए, एक फॉर्म में लिखना चाहिए. कोई भी आंसर स्टार्ट करने से पहले जिस चीज़ के बारे में आपसे पूछा गया है यू शुड ऑलवेज मेंशन इट्स डेफिनेशन, और इफ़ यू डोंट नो द डेफिनेशन और if there is no proper definition then you should always give at least the introduction of what you are mentioning now. ठीक है, तो interphase is what, okay, it is the resting phase of the cell, okay, in which the cell prepares itself for the cell division. ठीक है, ये कौन सा फेज होता है, रेस्टिंग फेज होता है, जिसमें जो सेल है वो क्या कर रहा है, खुद को प्रिपेयर करता है फॉर द एक्चुअल सेल डिविजन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द एम फेज. ओके, नाउ द इंटरफेस, वो अब हमसे पूछ रहा है कि इंटरफेस के क्या क्या इवेंट्स होते हैं. ओके, तो हम सिस्टमैटिकली चलेंगे. पहले इंटरफेस का इंट्रोडक्शन दिया. ओके, देन the events that take place in this phase are following या are as follows करके आप इसमें सारे इवेंट्स को मेंशन करना स्टार्ट करेंगे. ओके, एंड ऑल द इवेंट्स टेक्स प्लेस इन 3 phases. यू आर सपोज टू राइट दिस, दैट ऑल द इवेंट्स
all the events takes place in 3 phases. ओके, देन आप लोग उस फेज को आप लोग उन फेजेस को नेम करेंगे. क्या क्या फेजेस होते हैं? द G1 फेज, द S फेज एंड द G2 फेज. ओके, अब G1 फेज में क्या होता है कि सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव. Okay, you are supposed to mention them according to these points only. I am dictating them, you just write it down if you want to. Okay, मैं सारी चीज़ वापस नहीं लिखूंगी, but I'll just dictate all this, so you just write it down if you guys want to. So in the G1, the first point would be the cell is metabolically active. Okay, the second point you would write is the cell grows. Okay, cell growth होती रहती है इस G1 फेज में. द S फेज, इन द S फेज the point would be it is the synthesis phase, and in this phase the cell synthesizes or cell replicates its DNA. Okay, during the S phase the cell doubles its DNA. Okay, वो क्या करता है? अपने DNA को डुप्लीकेट करने में लग जाता है, उसको रेप्लिकेट करने लग जाता है, और जो DNA का अमाउंट है वो इसमें क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा ड्यूरिंग दी एस फेज. बट माइंड यू गाइस कि इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है ये डबल नहीं होता है, जस्ट द डीएनए डबल्स. ओके, क्रोमोसोम का जो नंबर होता है इट इज ऑलवेज काउंटेड बाय द नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर्स प्रेजेंट. ठीक है, तो अगर एस फेज तक क्या है कि एक सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट था क्रोमोसोम में, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम रेप्लिकेट तो करेगा लेकिन क्रोमोसोम के नंबर डबल नहीं होते. ठीक है, क्रोमोसोम इज रेप्लिकेटिंग बट इट्स नंबर डजंट डबल. ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसका ये क्रोमोसोम जो है वो एक क्रोमेटिड से 2 क्रोमेटिड बना लेगा, लेकिन सेंट्रोमेयर का नंबर तो अभी भी सेम है ना. तो इस वजह से क्या होता है कि हम कहते हैं कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो डबल नहीं होता है, सेम ही रहता है, क्योंकि सेंट्रोमेयर तो अभी भी एक ही है ना. तो इसलिए सिंथेसिस फेज में क्या होता है कि जो डीएनए मटेरियल है वो क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है. तो ड्यूरिंग द एस फेज the replication of the DNA occurs, or the DNA is doubled. Okay, the genetic material is doubled. In the G2 phase, this is the last phase of this interphase, and in this G2 phase the cell synthesizes the proteins. ठीक है, जो G2 फेज होता है उसमें क्या करता है? सेल की एक तो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, प्लस जो दूसरा चीज होती है वो जो G2 फेज में होती है वो क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस दैट आर नेसेसरी फॉर दी सेल डिविजन. ओके, तो G1 फेज में सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव. In the S phase the synthesis of the DNA happens. Okay, and in the G2 phase, sorry, replication of the DNA happens, and in the G2 phase the proteins are synthesized. Okay, and प्रोटीन्स के साथ साथ क्या होती है? सेल ग्रोथ भी चल रही होती है. ओके, ये तो हुए इवेंट्स जो कि इसमें हो रहे हैं. अब इसके अलावा आप G0 फेज को भी डेफिनेटली मेंशन करना. हाँ, उसमें कोई इवेंट्स एज सच नहीं हो रहा है, बट यू शुड ऑलवेज मेंशन इफ इट इज आस्क्ड. अगर इंटरफेस के बारे में कुछ भी पूछा गया है तो आप एक बार स्टार बना के इसको नीचे मेंशन कर सकते हैं कि the cells which do not replicate enters a quiescent phase or a silent phase. Okay, in which no activity occurs. Okay, जो सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं करते या नहीं करना चाहते वो क्या करते हैं कि एक साइलेंट फेज में एंटर कर जाता है G1 फेज से निकल के. ओके, और उनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है? फर्दर स्टॉप हो जाती है. ठीक है, दे डू नॉट रेप्लिकेट फर्दर अंटिल दे आर आस्क्ड टू डू सो. ओके, तो वो सेल्स क्या होते हैं कि G0 फेज में एंटर कर जाता है. ठीक है, ये आप बस मेंशन कर देना. ये इवेंट्स में नहीं आ रहा है बट स्टिल इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. ओके, तो दिस वाज आवर थर्ड क्वेश्चन. द फोर्थ वन इज व्हाट इज G0 फेज और क्वीसेंट फेज ऑफ द सेल साइकिल. ओके, तो आप इसमें लिख देंगे कि भाई
जी नॉट फेज या क्वीसेंट फेज, ठीक है. दिस इज द एक्चुअल रेस्टिंग फेज वी कैन से. ओके, इसमें क्या होता है, आप वही चीज लिख सकते हैं कि द सेल्स, देर आर सम सेल्स विच डू नॉट डिवाइड फर्दर. Okay, the cells which do not divide further exits the G1 phase and enter a silent phase known as the G0 या quiescent phase. Okay, the cells present in this phase do not divide further. Okay, the division is arrested in this phase. And there are some cells which divide only when the body asks them to do so. Okay, so those cells also exit the G1 phase and enter this G0 phase. Okay, and the division is arrested over there. ठीक है, and those cells only divide when there is need to do so or when the body signals them to do so. ठीक है, so this is a silent phase in which the division is arrested, and the cells which do not divide further or which only divide when the body asks them to do so, ठीक है, they enter this silent phase where the division is arrested. Okay, now the fifth question. The fifth question is, why is mitosis called the equational division? We've discussed this also. ठीक है, कि mitosis जो होता है उसको अपन equational division क्यों बोलते हैं? Because the number of chromosomes in the parent and the progeny cells are same. ठीक है, the cells which divide from the mitotic division in them, the cells which divide by the mitotic division have same number of chromosomes in the parent and the progeny cells. ठीक है, उन सेल्स में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्या होता है, सेम होता है पेरेंट और प्रोजेनी का. ठीक है, जो डॉटर सेल्स है, सपोज अगर ह्यूमन सेल है, ठीक है, ह्यूमन सेल एक, उसका क्रोमोसोम नंबर 46 होगा. ठीक है, मतलब डिप्लॉयड है और 2n है. ठीक है, अपन क्रोमोसोम नंबर को जनरली n से डिनोट करते हैं. अगर 23 है, हैप्लॉइड लाइफ साइकिल चल रही है तो n से डिनोट करेंगे, और डिप्लॉयड चल रही है तो 2n से करेंगे. ठीक है, तो जो एक ह्यूमन सेल है, अगर उसने क्या किया, डिवाइड किया माइटोसिस डिवीजन से, ठीक है, तो जो फर्दर 2 डॉटर सेल्स बनेगी उनके जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल. ये जो 2 सेल्स बनेगी उससे उसका जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो पेरेंट से बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा. इसलिए अपन क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि पेरेंट सेल और प्रोजेनी सेल का जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है, बिल्कुल इक्वल है. इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशनल division. Okay, the next question is, name the stage of cell cycle at which one of the following events occur. ठीक है, अब ये हमको कह रहा है कि जो भी इन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस, तो उसमें हमको क्या कर रखा है कि कुछ इवेंट्स दे रखे हैं.
ठीक है, और हमको बताना है कि ये इवेंट्स जो हैं, ठीक है, वो कौन से फेज में होते हैं, ठीक है, कौन से फेज में क्या कर रहे हैं, दे आर टेकिंग प्लेस. ओके, द फर्स्ट वन इज द क्रोमोसोम आर मूव्ड टू द स्पिंडल इक्वेटर. ठीक है, इफ यू गाइस रिमेंबर द मेटाफेज ऑफ द डिवीजन, ठीक है, जो मेटाफेज स्टेज होता है हमारे डिवीजन का, उसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या करना चालू कर देते हैं, मेटाफेज प्लेट पे अरेंज करना चालू कर देते हैं, सेल के सेंटर में अरेंज करना चालू हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स और द माइटोटिक असेंबली. ठीक है, तो ये इवेंट किस में होता है, एनाफेज में. ठीक है, एनाफेज में ये चीज़ हो जाती है. ठीक है, स्पिंडल इक्वेटर में एनाफेज में भी आता है, एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में भी आता है. ठीक है, लेकिन अपन मेन अगर ऊपर से बात करें तो जो एनाफेज फेज होता है सेल साइकिल का, उसमें ही क्या होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करते हैं, स्पिंडल इक्वेटर पे आके अरेंज हो जाते हैं. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है या सेकेंड इवेंट है द सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स एंड द क्रोमेटिड्स सेपरेट. ठीक है, ये किस पे होता है, सॉरी ये मेटाफेज पे हो रहा था. ये क्या होता है, मेटाफेज जो होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारी क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करते हैं, माइटोटिक स्पिंडल से अटैच होके सेल इक्वेटर पे आके खड़े हो जाते हैं. ठीक है, जो सेकेंड इवेंट है दैट इज सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स एंड द क्रोमेटिड्स सेपरेट. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जस्ट आफ्टर द मेटाफेज होता है इन द एनाफेज. इसमें क्या होता है कि सेंट्रोमेयर है जो क्या हो जाता है, जो इक्वेटर पे लाई कर रहे होते हैं क्रोमोसोम्स, उनके क्या होता है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाते हैं. ठीक है, और जो क्रोमेटिड्स हैं वो क्या करती है, ऑपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देती है. ठीक है, ये जो इवेंट है वो भी 2 फेजेस में होगा, दैट इज द एनाफेज एंड द एनाफेज 2. ठीक है, क्योंकि एनाफेज जो 1 होता है हमारा मियोसिस 1 का, उसमें तो क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर होता है. ठीक है, और उस स्टेज पे क्या होते हैं, जो हमारा एनाफेज 1 है मियोसिस का, उसमें तो क्या होता है कि वो क्रोमोसोम्स आपस में सेपरेट होते हैं. ठीक है, क्रोमेटिड्स नहीं होते. लेकिन अगर अपन बात करें अबाउट द एनाफेज या एनाफेज 2 ऑफ द मियोसिस, उन दोनों में क्या होता है कि सेंट्रोमेयर स्प्लिट होते हैं और क्रोमेटिड्स क्या करते हैं, ऑपोजिट पोल्स पे जाना स्टार्ट कर देते हैं. तो इसका आंसर एनाफेज और एनाफेज 2 दोनों होगा, है ना, क्योंकि दोनों ही फेजेस में ये क्या होता है कि क्रोमेटिड्स क्या करते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. ओके, द थर्ड इवेंट इज पेयरिंग बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक प्लेस. ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग कब होता है, मैंने आपको नाम के अकॉर्डिंग ही समझाया था कि जो प्रोफेज 1 होता है, ठीक है, द प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस 1. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो भी फर्दर क्या होता है, 5 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है. उसका जो सेकेंड स्टेज होता है दैट इज द जाइगोटीन. जाइगोटीन जो सेल साइकिल सेल डिवीजन का जो प्रोफेज है, ठीक है, प्रोफेज 1 है, उसका जो जाइगोटीन फेज होता है दैट इज द सेकेंड फेज ऑफ द प्रोफेज 1. उसमें क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, और जाइगो का मतलब ही क्या होता है, पेयर्ड. जाइगो का मतलब ही क्या होता है, पेयर्ड होता है. तो इसी फेज में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, पेयर अप करना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, द फोर्थ वन इज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन दी होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस. ठीक है, जब एक बार क्रोमोसोम्स क्या हो गए, आपस में पेयर अप हो गए, ठीक है, उसके बाद तो नेक्स्ट इवेंट था ही हमारा क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होता है, पैचिटीन या
पैकेटिन फेज में, ठीक है। इसमें अपन क्या बोलते हैं, थिक थ्रेड फेज बोलते हैं, ठीक है। तो इस थिक थ्रेड फेज में क्या हो रहा था कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो आपस में क्या कर रहे थे, क्रॉसिंग ओवर कर रहे थे, ठीक है। और वो क्या करते थे, एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाते थे, जो क्रॉसिंग ओवर वाला साइड था उस पर क्या बनाते थे, वो एक्स शेप्ड एक स्ट्रक्चर बना रहे थे, उसको अपन क्या बोल रहे थे, कि एजमा बोल रहे थे। और जो क्रॉसिंग ओवर की साइड थी उसको हमने क्या बोला था, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कि क्रोमोसोम्स मूव होते हैं टू द स्पिंडल इक्वेटर इन द बेटाफेज फेज, ठीक है। सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाते हैं, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, वो किस फेज में होता है, एनाफेज में होता है, मेटाफेज के जस्ट बाद, ठीक है, एनाफेज और एनाफेज 2 में। थर्ड पेयर द इवेंट वाज द पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक प्लेस। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स किस में पेयर कर रहे थे, जाइगोटिन फेज ऑफ द प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस 1, ठीक है। फोर्थ वन इज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। तो होमोलोगस क्रोमोसोम जैसे ही पेयर हो जाता है जाइगोटिन में, तो उनका क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, पैकेटिन फेज में होता है, ठीक है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फॉलोइंग, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे हमको कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, वी आर सपोज टू डिस्क्राइब देम, ओके। ओके, नाउ डिस्क्राइब दी फॉलोइंग। इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, सिनेप्सिस, ओके। तो सिनेप्सिस क्या था, द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग of homologous chromosomes is called synapsis, ठीक है। जो इस पेयरिंग का प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज नोन एज द सिनेप्सिस, ठीक है। बाइवेलेंट, अब बाइवेलेंट क्या है, बाइवेलेंट अपन को किसको बोल रहे थे, द सिनेप्टोनेमल होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। बाइवेलेंट हमने किसको बोला था, कि जो जिनके बीच में, जिन क्रोमोसोम्स के बीच में जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ठीक है, उन होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर को हमने क्या कह दिया था, बाइवेलेंट कह दिया था, ठीक है। तो द सिनेप्टोनेमल होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर इज नोन एज द बाइवेलेंट, ठीक है। और द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, या ये भी लिख सकते हैं कि द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अटैच्ड बाय द सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स इज नोन एज द बाइवेलेंट, ठीक है। द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अटैच्ड बाय द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इज नोन एज द बाइवेलेंट या टेट्राड, ठीक है, बाइवेलेंट, ओके। द नेक्स्ट द टर्म इज कियास्मेटा, ठीक है। कियास्मेटा किसको कहते हैं, द एक्स शेप्ड structures formed
during the crossing over are known as chiasmata. ठीक है, जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस उसको अपन क्या बोलते हैं? chiasmata. ओके, डायग्राम भी बना सकते हैं. ये जो यहाँ एक्स शेप्ड एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, इसको अपन क्या बोल देते हैं? chiasmata. ठीक है. Now the next question is how does cytokinesis in plants differ from that in animal cells? ठीक है, जो साइटोकाइनेसिस है वो प्लांट्स और एनिमल सेल्स में कैसे डिफर करता है? ठीक है, तो एक प्लांट सेल्स, ठीक है, एक एनिमल सेल्स. ओके, अपन अगर मोटा मोटा इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो अपन 3 पॉइंट में कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिवीजन होता है सेल का, ठीक है, इन प्लांट सेल्स इट टेक्स प्लेस फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी. ठीक है, इसमें जो डिवीजन का पैटर्न होता है वो क्या होता है? सेंटर से लेकर पेरिफेरी तक जाता है, जो हमारी सेल प्लेट बनती है. ठीक है, इसमें क्या होता है? एनिमल सेल्स में इट इज फ्रॉम, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम दी पेरिफेरी टू दी सेंटर ऑफ द सेल. ठीक है, सेंटर से क्या, सॉरी, पेरिफेरी से क्या जाता है? ये सेंटर तक जाता है. ठीक है, सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा, इट इनिशिएट्स बाय या इट अकर्स बाय फॉर्मेशन ऑफ द सेल प्लेट. ठीक है, जो प्लांट सेल में सेल डिवीजन हो रहा था उसमें क्या हो रहा था कि सेल के बीच में एक सेल प्लेट बन रही थी. ओके, एंड उसमें क्या हो जा रहा था कि फिर वो ग्रो करती जा रही थी, जो भी पॉलीसैकेराइड्स वगैरह है वो उस पर फर्दर अटैच करते जा रहे थे, और फिर बीच में क्या है, एक वॉल जैसा बन जाता था, और उससे क्या हो जाता था? सेल वॉल बन जाती थी और सेल डिवीजन हो जाता था. वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट द एनिमल सेल, इट अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ फरो. ठीक है, इसमें क्या हो रहा था भाई कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही थी? नैरो होती जा रही थी एक जगह से, मतलब फरो बनाती जा रही थी, एक नॉच टाइप सा बनाती जा रही थी ऐसे. ठीक है, और ऐसे ही क्या हो गया, बीच में एक बार पूरा 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 करते करते सेल 2 में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, तो ये जो सेल डिवीजन होता है, इट अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ द
फरो। ओके, अब थर्ड चीज अपन ये लिख सकते हैं कि जो आई वुड से कि ये 2 पॉइंट्स आई होप यू गाइस हैव नोटेड डाउन ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन अपन इसमें चीज़ ये मेंशन कर सकते हैं कि इसका जो रीज़न होता है थर्ड पॉइंट का, कि इसका जो रीजन होता है दैट इज दी फ्यूजन ऑफ वेसाइकल्स। और फिर एक और एरो बना के लिख सकते हो कि भाई उससे क्या हो रहा है, हमारा एक प्रोटीन स्ट्रक्चर्स या जो हमारा सेल वॉल फॉर्मेशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उन वेसिकल्स में होते हैं, ठीक है। तो वेसिकल्स क्या करते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये प्लांट सेल फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो फॉर्मेशन है वो क्या होता है, एक क्लीवेज के थ्रू होता है। अ क्लीवेज फॉर्म्स इन दी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये फ्यूज होता रहता है, वो क्लीवेज और डीप होता रहता है, ठीक है। और उसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये भी आप थर्ड डिफरेंस लिख सकते हो कि मतलब इसका जो रीज़न होता है वो सेल प्लेट फॉर्मेशन, तो ये तरीके हैं कि किस तरह से हो रहा है, लेकिन ये फॉर्म हुआ कैसे, तो भाई फ्यूजन ऑफ वेसाइकल्स हुआ, ठीक है। उन्होंने अपने अंदर से कंपोनेंट्स निकाले और कंपोनेंट्स निकाल के क्या किए, वहाँ पे डिपॉजिट कर दिए सेल के बीचों बीच में, ठीक है। उस वजह से क्या हो गया, हमारी सेल प्लेट बनी एंड आगे प्रोसेस चलता गया। इसमें अगर अपन देखेंगे तो माइक्रोट्यूब्यूल की मतलब ये जो रीज़न था ना कि क्लीवेज फॉर्म होता है, तो क्लीवेज फॉर्म कैसे होता है कि जो हमारा सेल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो उन माइक्रोट्यूब्यूल्स की क्या होती है, एक पेरिफेरल रिंग होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि द क्लीवेज टेक्स प्लेस, कि क्लीवेज बनता कैसे है कि भाई जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है जो सेल स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, उसमें क्या होती है कि जो पेरिफेरल रिंग होती है दैट स्टार्ट्स टू कॉन्ट्रैक्ट, और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि ये जो फरो है, ये जो क्लीवेज है, वो क्या हो जाता है, बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अपन ये थोड़ा फॉर्म्ड आंसर लिख सकते हैं कि भाई फ्यूजन ऑफ वेसाइकल इसमें रीजन है, और उसमें क्या है कि जो पेरिफेरल रिंग होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाती है, इस वजह से क्लीवेज फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स यू गाइस कैन राइट, ओके। अब next question is, find examples where 4 daughter cells from meiosis are equal in size and where they are found unequal in size. तो इसके एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें तो जब आप लोगों का 12th आएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आप स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स, ठीक है, इन द मेल्स, और वो क्या होता है, मेल गेमीट्स होते हैं, ठीक है। वेयर एज जो oogenesis है वो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एग और द ओवम, ओके, और वो हमारे क्या होते हैं, फीमेल गेमीट्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ठीक है, जहाँ पे ये इक्वल का पूछ रहे हैं ना, इक्वल इन साइज, तो इक्वल किस में हो सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बन रहे हैं, जो मियोसिस से, जो डिवीजन से जो स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इक्वल इन साइज होते हैं। जो चारों सेल्स बनेंगे, जो चारों स्पर्म्स बनेंगे, वो क्या होते हैं, इक्वल इन साइज होते हैं। लेकिन अगर हम अनइक्वल का देखें तो oogenesis एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि अभी इसकी ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए अभी एक बहुत ऊपर सी चीज़ समझ लेंगे
कि जो oogenesis होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसके जो मदर सेल्स होते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस के, उसको हम oogonias बोलते हैं। तो oogonias फर्दर मैच्योर होता है प्राइमरी oocyte में, ओके। उसके बाद क्या होता है, जो सेल डिवीजन होता है मियोसिस 1, उसके बाद क्या होता है, 2 सेल्स बनते हैं, दैट इज दी सेकेंडरी oocyte एंड दी फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। तो जो सेकेंडरी oocyte होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है इन साइज में, उसके पास साइटोप्लाज्म वगैरह ज़्यादा होता है, और वो जो पोलर बॉडी होती है वो क्या होती है, काफ़ी छोटी सी होती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये फर्दर डिवाइड करते हैं। हमको पता है कि जो मियोसिस है, ठीक है, वो एंड कैसे करेगा, 4 सेल्स में करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेकेंडरी oocyte जो क्या करता है कि वो फर्दर क्या करता है, अभी अपन पोलर बॉडी को नहीं डिस्कस कर रहे, उसको अपन वहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। जो सेकेंडरी oocyte है, जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेगा, ठीक है, तो तब क्या करेगा, फर्दर क्या करेगा, सेकेंडरी oocyte डिवाइड करके सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगा और एक ओवम बनाएगा, ठीक है। तो जो ओवम होता है वो बिगर इन साइज होता है, लेकिन जो सेकेंड पोलर बॉडी बनती है वो भी क्या होती है, छोटी होती है साइज में। तो ये मियोटिक डिविजन्स क्या कर रहे हैं कि जो अनइक्वल साइज में रिजल्ट कर रहा है, ये सेम साइज नहीं बनाते चारों सेल्स की, ओके। तो अच्छा सॉरी, जो इक्वल का एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा, और जो अनइक्वल का एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा, oogenesis हो जाएगा, ओके। नाउ ये कह रहे हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश एनाफेज ऑफ माइटोसिस फ्रॉम एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस, ठीक है। अब इसमें अपन क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं ले दे के, कि जो एनाफेज है, सबसे पहले तो अपन ये लिख सकते हैं इसमें कि जो एनाफेज है, ठीक है, वो क्या होता है कि मियोसिस या इक्वेशनल डिवीजन का पार्ट होता है, ठीक है। वेयर एज द एनाफेज 1 इज द पार्ट ऑफ द रिडक्शन डिवीजन, दैट इज द मियोसिस, ओके। ये क्या कर रहा है, एट द एंड ऑफ द एनाफेज, मतलब एनाफेज में इसमें क्या होता है कि जो, मैं आपको डिफरेंशिएशन की टेबल ही बना देती हूँ, एनाफेज एंड एनाफेज 1। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 डिफरेंसेस लिख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कि इट इज अ पार्ट ऑफ माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, दैट इज द इक्वेशनल डिवीजन, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द मियोटिक डिवीजन। उसमें भी क्या होता है, मियोसिस 1 का पार्ट होता है। सेकेंड और ओनली डिफरेंस आई गेस अपन ये लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस फेज, ड्यूरिंग एनाफेज है ना, ड्यूरिंग दिस फेज the centromere of the chromosomes attached on the equatorial plate splits, ठीक है, which further leads to the separation of the chromatids। आप लोग इसी लैंग्वेज में लिख देना, मैं फ्लो चार्ट में लिख रही हूँ इसलिए ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। एंड द क्रोमेटिड्स मूव टू द ऑपोजिट पोल्स, ठीक है, क्रोमेटिड्स मूव टू ऑपोजिट पोल, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रोमेयर्स होते हैं उन क्रोमोसोम्स के, जो कि ऑलरेडी अपने क्या है मेटाफेस प्लेट पे अरेंज्ड है, इक्वल सेल के सेंटर पे अरेंज्ड है, उनके क्रोमोसोम्स का क्या होता है सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाता है। और सेंट्रोमेयर अगर स्प्लिट हुआ, ये क्रोमोसोम है, इसका सेंट्रोमेयर अगर स्प्लिट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, क्रोमेटिड्स बन जाएंगे, ठीक है। और एक एक क्रोमेटिड क्या करता है, ऑपोजिट पोल्स पे जाता रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सेंट्रोमेयर स्प्लिट, ठीक है, क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड क्रोमेटिड्स मूव टू दी ऑपोजिट पोल, वेयर एज, ठीक है, वेयर एज, एक लाइन बना देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। ये हमारा क्या है, एनाफेज 1 का ये है, ओके, बाउंड्री। तो एनाफेज 1 में, अब मैं इतनी लैंग्वेज नहीं लिख रही, लेकिन इसमें क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम स्प्लिट, ठीक है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हो गए, आपस से स्प्लिट हो गए अलग अलग, ठीक है। और इनमें से मतलब हर एक पेयर में से एक क्रोमोसोम एक पोल पे, एक क्रोमोसोम दूसरे पोल्स पे, तो होमोलोगस क्रोमोसोम स्प्लिट, ठीक है। ईच क्रोमोसोम from a pair moves to either poles या opposite poles, है ना। इनमें से क्या होता है कि हर पेयर में से एक क्रोमोसोम क्या करेगा, एक पोल पे जाता है और दूसरा क्रोमोसोम क्या करेगा, दूसरे पेयर पे जाएगा। सपोज ये हमारे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, आपस में अटैच हुए हुए, ठीक है। ये इस लेवल पे आके क्या कर जाते, सेपरेट हो गए, एक क्रोमोसोम चला गया ऊपर वाले पोल पे, एक क्रोमोसोम चला गया नीचे वाले पोल पे। तो ये क्या होता है, इनका मेन डिफरेंस होता है कि इसमें क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, ऑपोजिट पोल्स में मूव करते हैं, लेकिन जो एनाफेज 1 है उसमें क्या करता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करते हैं, ऑपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा मेन डिफरेंस हो गया, ठीक है। इफ यू गाइज वांट टू राइट इट डाउन, यू गाइज कैन राइट इट डाउन, ओके। Now the next question is, list the main differences between the mitosis and the meiosis। अब ये हमको क्या बोल रहा है कि भाई जो मेन डिफरेंसेस है माइटोसिस और मियोसिस के बीच में वो हमको बता दो, ठीक है। तो इसका मेन डिफरेंस अपन ये है माइटोसिस का, ठीक है, ये है मियोसिस का। सबसे पहले तो अपन नाम कह सकते हैं, ठीक है, कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इक्वेशनल डिवीजन, and it is also called as the reduction division, ठीक है। सेकेंड अपन ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम in the parent and progeny cells remain the same, या
इक्वल। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है पेरेंट और प्रोजेनी में। ओके, वेयर एज इन दिस डिविजन द नंबर ऑफ chromosome becomes half of that present in the parent cell। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है व्हेन वी कंपेयर इट टू दी पेरेंट सेल। ठीक है, ये तो हो गए 2 पॉइंट्स। ओके, एक बार आप फटाफट से इस चीज़ को देख सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ओके, फिर विल डिस्कस 2 मोर पॉइंट्स अबाउट दिस। फर्स्ट क्या हो जाएगा, इनके जो दूसरे नेम्स है दैट इज द इक्वेशनल डिवीजन एंड द रिडक्शन डिवीजन, एंड द सेकेंड वर्ड वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इन द प्रोजेनी सेल्स, इसमें सेम रहेंगे पेरेंट सेल से, इसमें क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ठीक है, अब जो थर्ड पॉइंट हो जाएगा माइटोसिस में, इसमें क्या लिख सकते हैं कि जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो क्या होता है, सोमैटिक सेल्स में होता है। ठीक है, द माइटोटिक डिवीजन अकर्स इन दी सोमैटिक सेल्स, जो पेरेंट सेल्स होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल बॉडी के सेल्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, सोमैटिक जो हमारे जो नॉर्मल बॉडी के सेल्स होते हैं एक्सेप्ट दी सेक्स सेल्स, ठीक है, उनको छोड़ के जो भी बाकी बॉडी के सेल्स होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल्स। तो जो माइटोटिक डिवीजन है इट टेक्स प्लेस इन दी सोमैटिक सेल्स, वेयर एज अगर अपन देखें मियोसिस को अगर अपन देखें तो ये किस में होता है, जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, ये किन किन सेल्स में होता है, जर्म सेल्स, सेक्स सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। ठीक है, ये थर्ड डिफरेंस हो गया हमारा कि ये किन किन सेल्स में होते हैं। फोर्थ क्या हो जाएगा कि एट द एंड ऑफ द माइटोटिक डिवीजन 2 cells आर फॉर्म्ड। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि एट द एंड ऑफ द माइटोटिक डिवीजन इसमें क्या हो जाएंगे, 2 सेल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, एक सेल का माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, वो फर्दर डिवाइड होकर उसने क्या बना दिए, 2 बना दिए। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि इन द एंड 4 cells आर फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है कि एंड में क्या होता है कि 4 सेल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, क्योंकि मियोसिस 1 और मियोसिस 2, मियोसिस 1 के एंड में 2 सेल्स और मियोसिस 2 के एंड में क्या हो जाते हैं, वो 4 सेल्स हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गए इनके मेन डिवीजन। एक्चुअली एक और चीज़ आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि माइटोटिक डिवीजन से जो सेल डिवाइड करते हैं डज नॉट, या माइटोटिक डिवीजन डज नॉट इन्वॉल्व या डज नॉट रिजल्ट इन जेनेटिक वेरिएशन। जो माइटोटिक डिवीजन है वो क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं देता, क्योंकि इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर वगैरह थोड़ी हो रहा है, नॉर्मल सेल से डिवाइड कर रहे हैं। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट द मियोसिस डिवीजन इट रिजल्ट्स इन जेनेटिक वेरिएशन,
इसमें क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होती है और मेल और फीमेल क्रोमोसोम्स के क्या है, मटेरियल एक्सचेंज होते हैं। ये तो थे हमारे मेन पॉइंट्स, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आप लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि भाई मियोसिस जो होता है वो 2 फेजेस में होता है, ठीक है। ये तो आपके हो गए 5 पॉइंट्स, ठीक है। अब जो एक छठा पॉइंट है आप ये भी लिख सकते हो कि जो मियोसिस होता है वो 2 फेजेस में होता है, वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट द माइटोटिक डिविजन, तो उसमें क्या होता है, एक फेज ही होता है, ठीक है। एक फेज में वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, जबकि मियोसिस में क्या होता है, 2 फेज में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है। एक चीज़ आप और लिख सकते हो कि जो माइटोसिस का प्रोफेज फेज है वो तो क्या होता है, एक में डिवाइड होता है कि भाई प्रोफेज है, नॉर्मल फेज है, ठीक है। लेकिन जो प्रोफेज 1 है वो क्या होता है, फर्दर सब डिविजन्स होते हैं, 5 सब डिविजन्स होते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप 2 पॉइंट्स अगर लिखना चाहें और तो लिख सकते हैं। प्लस मैं आपको उस वक्त बताना भूल गई थी कि जो 2 मियोसिस 1 के बीच का गैप होता है उसको अपन इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, मतलब बिटवीन द डिवीजन फेज, ठीक है। उन दोनों के बीच का जो फेज होता है ना उसको हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, बिटवीन द डिवीजन फेज, ठीक है। इतने क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। एंड नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ओके।